जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। तो बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे जैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति को पता चला कि चीन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी और वहां पर होने वाली है व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात, तैसे ही दोस्तों उन्होंने तुरंत फोन लगा दिया पीएम मोदी जी को और कहने लगे कृपया करके शांतिपूर्ण समाधान का रास्ता जरूर निकालिएगा पीएम मोदी जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। बताएंगे दोस्तों जेलेंस्की का प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करने के पीछे दो सबसे बड़े अहम कारण जिसने सिर्फ भारत को लेकर ही आशा जगाई है और कैसे यूक्रेन भी मानता है कि अमेरिका से बड़ा कोई दोगला देश नहीं है। तो वहीं चौंकाने वाली खबर ये भी आ रही है दोस्तों कि अब बच्चों को भी जंग में उतारेगा रशिया, जिस खबर ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया दोस्तों। ट्रंप की तो भौहें चौंका दी। तो वहीं आपको बताएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ होने वाली है बातचीत और ये मीटिंग किस तरीके की रहने वाली है, क्या त्रिपक्षीय मीटिंग होगी यानी जिसमें पीएम मोदी जी, जिनपिंग, पुतिन एक साथ तीनों एक मंच पर बैठेंगे, क्या ऐसा त्रिपक्षीय मीटिंग होगा या फिर द्विपक्षीय मीटिंग ही होगा, ये सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं दोस्तों। और क्या क्या रहने वाले हैं मुद्दे तो वहीं बताएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बड़ा दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के चीन दौरे के बीच ट्रंप ने रद्द कर दिया भारत का दौरा, क्वाड सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा, इसके पीछे की वजह भी बताई गई है। वहीं अमेरिकी यहूदी समुदाय जमकर भारत के समर्थन में उतर आया है और ट्रंप को जमकर सुनाया है दोस्तों। तो वहीं पहली बार अपने भारत ने ट्रंप को करारा जवाब देते हुए एक बड़ा ऑफर दे दिया। वो क्या ऑफर दिया है वो भी बताएंगे। तो वहीं एक चौंकाने वाली खबर भी बताने वाले हैं। भारत के एक्सपोर्ट बैन से बौखलाया बांग्लादेश अब भारतीयों के लिए 3 लैंड पोर्ट को ही कर दिया बंद। जी हाँ, तो वहीं नेपाल भी दोस्तों अकड़ दिखाता नजर आ रहा है। नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने जिनपिंग से मिलकर शिकायत करते हुए कहा कि भारत के साथ लिपुलेख दर्रे से व्यापार मत करना। बताएंगे भारत चीन संबंधों से नेपाल को कैसी है यह आपत्ति, क्यों जिनपिंग के आगे बौखलाया ओली, क्या भारत और चीन दे देंगे नेपाल को गोली। वहीं 1 सितंबर से दोस्तों बहुत बड़े नियम लागू होने वाले हैं, चाहे वो एलपीजी सिलेंडर से हो, बैंक से जुड़ा हो, गोल्ड सिल्वर खरीदने से जुड़ा हो, पोस्ट ऑफिस की स्कीम से जुड़ा हो। दोस्तों सारी जानकारियां एक एक करके आपको विस्तार से बताने वाले हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो के लास्ट तक आराम से बने रहिएगा और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अपने भारत देश का पुरजोर समर्थन करते हैं और मानते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में हर एक भारतीय अपने भारत के साथ खड़ा है तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा दोस्तों। तो आप बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां दोस्तों चीन के तियानजिन में प्रधानमंत्री मोदी जी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात से पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने चीन दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन करके रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर बात की। जेलेंस्की ने कहा कि भारत रूस को सही संकेत देने के लिए तैयार है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भारत यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी प्रयासों का समर्थन करता है। बता दें प्रधानमंत्री मोदी जी सोमवार को चीन में शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन से इतर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ कई मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। इसमें यूक्रेन के युद्ध को लेकर भी चर्चा की उम्मीदें हैं। इसी बीच शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन कर दिया। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता के बारे में बताया, साथ ही साथ कहा कि युद्ध की समाप्ति तत्काल युद्ध विराम के साथ होना चाहिए। जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी जी को 18 अगस्त को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बैठक के बारे में भी जानकारी दी। एक्स पर पोस्ट में जेलेंस्की ने लिखा कि उन्होंने मोदी जी को राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुई बातचीत के बारे में जानकारी दी। भारत एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली बैठकों के दौरान आवश्यक प्रयास करने और रशिया व अन्य नेताओं को उचित संकेत देने के लिए तैयार है। ये एक उपयोगी और महत्वपूर्ण बातचीत, इसमें साझेदारों के बीच वास्तविक शांति प्राप्त करने के लिए एक साझा दृष्टिकोण सामने आया। यूक्रेन ने रशिया के प्रमुख के साथ बैठक के लिए अपनी तत्परता की पुष्टि की है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को आज फोन करने के लिए धन्यवाद। हमने चल रहे संघर्ष, उसके मानवीय पहलू, शांति और स्थिरता बहाल करने के प्रयासों पर विचारों का आदान प्रदान किया। भारत इस दिशा में सभी प्रयासों को पूर्ण समर्थन देता है।
आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करने से पहले दोस्तों रशिया ने यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक किया था, जिसमें 500 से ज्यादा ड्रोन और 45 मिसाइलें दागी गई थी। जिसके बाद जेलेंस्की ने कहा था कि मॉस्को भड़काना चाहता है इस जंग को। साथ ही यूक्रेन को पता है कि अभी उसकी हालत बिल्कुल खराब है और अब वो रिटेलिएट करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों यूक्रेन चाहता है कि बस कैसे भी शांति समझौता हो जाए और हमारे क्षेत्रों को भी नुकसान ना हो और हमारे क्षेत्र भी हमारे हाथ से ना निकले। इतना ही नहीं दोस्तों, पुतिन ने एक और बड़ा खुलासा यह कर दिया कि बच्चों को भी जंग में उतारा जाएगा। वो भी कैसे बता दें। एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसके मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब 7 साल के बच्चों को ड्रोन युद्ध में घसीटने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहेंगे 7 साल का बच्चा युद्ध कैसे लड़ सकता है? तो आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूक्रेन की राजधानी कीव में गुरुवार को बड़ा ड्रोन अटैक किया रशिया ने, जिसमें 4 बच्चों समेत 23 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल यूक्रेन में बच्चे ड्रोन उड़ाना शुरू नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगले साल से रूस के स्कूलों में ड्रोन उड़ाने की शिक्षा रेगुलर सिलेबस का हिस्सा बनने जा रही है। 9वीं क्लास तक छात्रों को यूक्रेनी शहरों पर हमलों में इस्तेमाल किए जाने वाले लड़ाकू ड्रोन्स असेंबल करना सिखाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 7 साल के बच्चे सीधे तौर पर रूस यूक्रेन युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भविष्य में ड्रोन पायलट बनने के लिए स्कूलों में ट्रेनिंग दी जाएगी। 9वीं क्लास से इन्हें अलाबुगा पॉलिटेक्निक कॉलेज जैसे संस्थानों में सक्रिय रूप से भर्ती किया जा रहा है। यहाँ पर उन्हें मानव रहित हवाई वाहन की ट्रेनिंग दी जा रही है। यूएवी का इस्तेमाल यूक्रेनी इलाकों पर हमले के लिए किया जाता है, यानी इनडायरेक्टली तरीके से दोस्तों बच्चों का इस्तेमाल अब रशिया करेगा यूक्रेन के खिलाफ। जी हाँ, अब ऐसे में जेलेंस्की को यह पता चल चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात करने वाले हैं। तो क्यों ना इस मुलाकात से पहले ही मोदी जी को फोन करके यह कह दिया जाए कि मोदी जी, जब आप पुतिन से बात करने ही वाले हो तो हमारे इन बातों का जरूर ध्यान रखिएगा और शांति समझौता के लिए बात कीजिएगा। यानी एक तरीके से दोस्तों प्रॉक्सी लगाने की कोशिश की है जेलेंस्की ने। वहीं ट्रंप के द्वारा बार बार दिए गए यूक्रेन को झूठे आश्वासन के बाद जेलेंस्की को भी पता चल चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप से बड़ा झूठा और दोगला कोई नहीं है। अब सबको पता है कि ट्रंप की जो बातें होती है वो खोखली होती है, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है। ट्रंप की जुबान की वैल्यू 0% भी करने में मैच नहीं खाती। ऐसे में अब जेलेंस्की को पता है कि भारत ही उनकी आखिरी उम्मीद है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ही उनके बीच समझौता करवा सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये ढकोसलेबाजी वादा कर रहे थे कि वो रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध को शांत करवा देंगे, समझौता करवा देंगे। अब आप ही बताइए दोस्तों, जो हम आपको ये खबर बता रहे हैं आपको चौंका देगा। दरअसल शांति करवाने के बजाय ट्रंप की अलग ही सच्चाई निकलकर सामने आई है। नोबेल पुरस्कार के लिए मन बनाए बैठे डोनाल्ड ट्रंप की रियलिटी दोस्तों निकलकर सामने आई है। वो ये है कि अब उसने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल बिक्री की मंजूरी दे दी है दोस्तों, और ये मंजूरी तब दी गई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पूरी दुनिया के सामने रशिया यूक्रेन में संघर्ष विराम की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि इस युद्ध के चक्कर में इसी संघर्ष विराम के लिए ट्रंप ने भारत के खिलाफ अतिरिक्त 25% का टैरिफ भी लगा दिया। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के संगी साथी तो इसे भारत का युद्ध तक बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन को हथियार देकर ट्रंप आखिर किस मुंह से खुद के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की मांग कर रहे हैं, और किस मुंह से वो दुनिया के सामने ये कह रहे हैं कि वो रशिया और यूक्रेन में युद्ध को शांत करवा देंगे। इससे क्लियर समझ में आ रहा है कि एक तरफ दुनिया के सामने वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं रूस यूक्रेन में शांति समझौता करवा दूंगा, और दूसरी तरफ युद्ध को और भड़काते नजर आ रहे हैं ताकि उनके हथियार धड़ल्ले से यूक्रेन खरीदे और उनके वेपन्स का व्यापार चलता रहे। ये है दोगली नीति अमेरिका की दोस्तों, जो हम आपको लगातार बताते हैं, हर खबर में बताते हैं और अमेरिका की पोल आपके सामने खोलते हैं। ऐसे में अगर आप भी अमेरिका को दोगला देश मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और कमेंट में ट्रंप की नीति पर दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा, और कमेंट में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी लिखना मत भूलेगा। नेक्स्ट बड़ी खबर की बात कर लेते हैं चीन से जुड़ी, जहां क्या भारत, रूस और चीन मिलकर बदलेंगे वैश्विक धुरी? एससीओ समिट पर टिकी दुनिया की निगाहें दोस्तों। आज एससीओ समिट के मंच पर मिलेंगे मोदी, जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन। बता दें, भारत की कूटनीतिक ताकत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारी पड़ सकती है। इस ताकत का असर आंकड़ों में, विजन में और समझौतों में जापान से लेकर चीन तक दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि भारत के साथ टैरिफ दादागिरी करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को यह बहुत चुभने वाला है। 2 दिन के जापान दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी
7 साल बाद चीन पहुंच चुके हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक मंच पर मिलने वाले हैं। बात करते हैं मोदी जी और शी जिनपिंग के मुलाकात की, तो इस मुलाकात में दोनों नेता भारत चीन के आर्थिक रिश्तों की समीक्षा करेंगे और आपसी संबंधों को और बेहतर करने के लिए इस कदमों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों 2020 में पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव आ गया था। अब दोनों पक्ष उस तनाव को कम करने की कोशिश में हैं। इस मुलाकात में सीमा पर शांति बनाए रखने, व्यापार बढ़ाने और सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने जैसे मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। दोस्तों चीन रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने जापान के अखबार द योमिउरु शिंबुन को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और चीन के बीच स्थिर और दोस्ताना रिश्ते न सिर्फ दोनों देशों के लिए बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शांति व समृद्धि के लिए भी जरूरी है, जो कि एक बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों कि कैसे भारत और चीन आपसी रिश्तों को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। और ट्रंप को ये बहुत बड़ा झटका है, ट्रंप की नीति को बहुत बड़ा झटका है। तो वहीं दोस्तों एक चौंकाने वाली खबर ये भी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, पुतिन और जिनपिंग के बीच नहीं होगी त्रिपक्षीय बैठक। जी हां, इस शिखर सम्मेलन में चीन और भारत के खिलाफ अमेरिका द्वारा छेड़े गए टैरिफ युद्ध के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन जरूर होगा, लेकिन सूत्रों से जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है उससे ये पता चला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, व्लादिमीर पुतिन और जिनपिंग एक साथ तीनों एक टेबल पर नहीं बैठने वाले, यानी कि इनकी तीनों की आपस में त्रिपक्षीय बैठक नहीं होगी। मोदी जी जिनपिंग की आपस में द्विपक्षीय बैठक होगी, मोदी जी पुतिन की आपस में द्विपक्षीय बैठक होगी, लेकिन त्रिपक्षीय बैठक नहीं होने वाली। ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। बाकी क्या होता है दोस्तों वो तो आज या कल में पता चल ही जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता कि आज एससीओ समिट में कौन कौन से देश के नेता शामिल होने वाले हैं, तो आपको बता दें सम्मेलन में शामिल होने वाले प्रमुख नेताओं में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति काजिम जोमार्ट तोकायेव, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव, किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जपारोव, ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन, इसके अलावा तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन, म्यांमार के सैन्य प्रमुख मिन आन हाइंग, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो, मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू भी उपस्थित होंगे। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और आसियान महासचिव काओ किम हॉर्न भी इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं, यानी कि ये सम्मेलन बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। यहाँ तक कि चीन भी क्लेम कर रहा है कि ये एससीओ सम्मेलन अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा और सबसे बड़ा आयोजन भी होगा। जी हाँ, वहीं दोस्तों अगली सबसे बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा, प्रधानमंत्री मोदी जी के चीन दौरे के दौरान ट्रंप ने रद्द कर दिया भारत का दौरा। अब भारत में होने वाले क्वाड सम्मेलन में नहीं लेंगे हिस्सा। बताते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति मिस्टर ट्रंप की इस साल के आखिर में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की अब कोई योजना नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के पीछे पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तनावपूर्ण हुए रिश्तों को बताया जा रहा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शनिवार को प्रकाशित अपनी रिपोर्ट में इस संबंध में दावा किया है। अखबार ने नोबेल पुरस्कार और एक कठिन फोन कॉल, ट्रंप मोदी संबंध कैसे बिगड़े शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। इसमें ट्रंप के कार्यक्रम से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा कि मोदी को ये बताने के बाद कि वो इस साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए भारत की यात्रा करेंगे, ट्रंप की अब शरद ऋतु में भारत जाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि इस दावे को लेकर भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप और मोदी के बीच संबंध तब बिगड़ने लगे जब ट्रंप ने बार बार ये कहा कि मई में भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिन तक चले संघर्ष को उन्होंने सुलझाया था। भारत ने इस दावे का खंडन करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि संघर्ष विराम केवल भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे बातचीत से हुआ था, अमेरिका की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। ट्रंप ने मोदी से कहा कि पाकिस्तान उनको नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करने वाला है। ट्रंप ने इशारों में भारत से भी ऐसा करने को कहा, जिसके बाद मोदी जी नाराज हो गए थे। मोदी जी ने ट्रंप से साफ कह दिया था कि भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने मोदी की बात को अनदेखा कर दिया, जिससे दोनों नेताओं के बीच तल्खी बढ़ गई। इसके बाद से दोनों ने कोई बातचीत नहीं की।
इतना ही नहीं दोस्तों, अखबार लिखता है कि भारत में बहुत कम लोगों को उम्मीद थी कि मोदी ऐसी स्थिति में आ जाएंगे। उन्होंने लगातार तीसरी बार चुनाव जीतते समय ये वादा किया था कि वे खुद को और भारत को एक वैश्विक ताकत बनाएंगे। ट्रंप की छवि हमेशा से ऐसी रही है कि वे रणनीति से अधिक व्यक्तिगत रिश्तों पर ध्यान देते हैं और भारत में लोगों को लगा कि ये रवैया भारत के लिए फायदेमंद साबित होगा। ट्रंप और मोदी की दोस्ती की तस्वीरें भी लोगों को यही भरोसा दिलाती थी। दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विश्व स्तर पर बढ़ती ताकत, मोदी जी की राजनीतिक ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। जी हाँ, वहीं ट्रंप के सामने भारत नहीं पड़ना चाहता कमजोर, मोदी जी नहीं पड़ना चाहते कमजोर। बस इसी बात की लड़ाई है दोस्तों कि भारत ने ट्रंप के नोबेल पुरस्कार के लिए सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि भारत कभी भी झूठ का साथ नहीं देता और क्लियर कर दिया भारत ने कि हम फेक तरीके से तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अगर आपने सच में सीज फायर करवाया होता तो हम जरा भी नहीं हिचकते इवन और तारीफ करते आपकी, लेकिन जब आपकी इसमें कोई भूमिका है ही नहीं तो फिर हम आपको कैसे नॉमिनेट कर दें नोबेल पुरस्कार के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि भारत ने बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक फैसला लिया है तो कमेंट में पीएम मोदी डिड गुड जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दे बड़ी खबर, इतना ही नहीं, अब अमेरिकी यहूदी समुदाय भी भारत के समर्थन में उतर आया और कह दिया कि पुतिन के युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार नहीं है, संबंध ठीक करे अमेरिका। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध को मोदी का युद्ध बताने पर अमेरिकी यहूदी समुदाय की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसने कहा है कि हम अमेरिकी अधिकारियों द्वारा भारत पर किए जा रहे हमलों से हैरान और बेहद परेशान है। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने रशिया यूक्रेन जंग को मोदी का युद्ध कहा था। एजेसी ने इसे घिनौना आरोप बताया है, यानी कि अमेरिकी यहूदी कमेटी एजेसी ने इसको घिनौना आरोप बताया है। दोस्तों, कमेटी ने कहा कि भारत कच्चे तेल के लिए रूसी तेल पर निर्भर है, लेकिन भारत पुतिन के युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार नहीं है। भारत एक सहयोगी लोकतंत्र है और अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार भी है। भारत महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा में अहम भूमिका निभाता है। इस अहम रिश्ते को फिर से मजबूत करने का समय आ चुका है। बता दें कि अमेरिकी कमेटी एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका उद्देश्य यहूदियों और अन्य लोगों के धार्मिक और नागरिक अधिकारों को बढ़ावा देना है। कमेटी के अमेरिका में 25 क्षेत्रीय कार्यालय, 13 विदेशी कार्यालय भी है। जी हाँ, वहीं दोस्तों, ट्रंप के इस टैरिफ विवाद पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कह दिया कि भारत ना तो कभी झुका है ना कभी झुकेगा, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका को एक ऑफर भी दिया है। पीयूष गोयल ने कहा कि केंद्र सरकार आने वाले दिनों में हर क्षेत्र को समर्थन और निर्यात को बढ़ावा देने के कई नई घोषणाएं करेगी। भारत अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकेगा नहीं और इसके बजाय नए बाजारों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि भारत हमेशा एक मुक्त व्यापार समझौते के लिए तैयार है, लेकिन भारत ना झुकेगा ना ही कभी कमजोर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, हम साथ मिलकर आगे बढ़ते रहेंगे और नए बाजारों पर कब्जा करते रहेंगे। ऐसे में क्लियरली उन्होंने अमेरिका को ऑफर दे दिया कि अगर हमारे साथ मुक्त व्यापार समझौता करना चाहते हो तो हम तैयार है, लेकिन अगर तुम ये सोचो कि हम तुम्हारे टैरिफ से डर गए तो ये होने वाला नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर भारत के एक्सपोर्ट बैन से बौखला गया बांग्लादेश। अब भारतीयों के लिए 3 लैंड पोर्ट को ही कर दिया क्लोज, दोस्तों बंद कर दिया। बांग्लादेश ने भारत के एक्सपोर्ट बैन के बाद अपने 3 लैंड पोर्ट यानी भूमि बंदरगाह को बंद कर दिया है। ये तीनों लैंड पोर्ट भारत से लगी सीमाओं पर स्थित है। बांग्लादेश का कहना है कि भारत से व्यापार में कमी के कारण अनावश्यक खर्चों को रोकने के लिए इन 3 लैंड पोर्ट को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इनमें नील फामारी स्थित चीलाहाटी बंदरगाह, चुआडांगा स्थित दौलतगंज बंदरगाह और रंगमती स्थित तेगा मुख बंदरगाह शामिल है। इसके अलावा हबीबगंज स्थित बल्ला लैंड पोर्ट पर भी परिचालन स्थगित कर दिया गया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय में आयोजित सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान बंदरगाहों को बंद करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि बांग्लादेश की ओर से बंद किए गए लैंड पोर्ट लंबे समय से निष्क्रिय थे। मोहम्मद यूनुस सरकार ने यह फैसला भारत के भूमि मार्गों से बांग्लादेश को निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के कुछ महीनों बाद आया है। इससे भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पार व्यापारिक गतिविधियों में काफी कमी आई है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें बड़ी खबर, भारत के साथ लिपुलेख दर्रे से व्यापार मत करना, नेपाली पीएम ने जिनपिंग से मिलकर की शिकायत। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने शनिवार को चीन के तियानजिन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान ओली ने लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन के बीच व्यापारिक समझौते पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। लिपुलेख भारत का हिस्सा है जिस पर नेपाल अपना दावा करता आ रहा है। ओली ने भारत चीन के बीच हुए इस समझौते को अपनी संप्रभुता के लिए चुनौती करार देते हुए कहा कि लिपुलेख नेपाल का अभिन्न हिस्सा है
है और बिना नेपाल की सहमति के कोई भी निर्णय स्वीकार्य नहीं है। प्रधानमंत्री ओली शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 30 अगस्त से 3 सितंबर तक चीन की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। तियानजिन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी बैठक तियानजिन स्टेट गेस्ट हाउस में हुई। नेपाल के विदेश सचिव अमृत बहादुर रॉय ने बताया कि पीएम ओली ने स्पष्ट रूप से लिपुलेख को व्यापारिक मार्ग के रूप में उपयोग करने के भारत चीन समझौते पर नेपाल की आपत्ति जताई। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र लंबे समय से भारत और नेपाल के बीच विवाद का विषय रहा है। नेपाल का दावा है कि सुगौली संधि के मुताबिक महाकाली नदी के पूर्व का क्षेत्र उसका है, जबकि भारत का कहना है कि यह क्षेत्र उसकी सीमा के अंतर्गत आता है। हाल ही में 19 अगस्त को भारत और चीन ने नई दिल्ली में 24वें दौर की विशेष प्रतिनिधि वार्ता के दौरान लिपुलेख दर्रे सहित 3 पारंपरिक सीमा व्यापार मार्गों को फिर से खोलने का फैसला किया। इस समझौते ने नेपाल में तीखी प्रतिक्रिया को जन्म दे दिया, क्योंकि नेपाल का मानना है कि ये उसकी संप्रभुता का उल्लंघन है। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के सामने मोदी जिंदाबाद के लगे नारे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे, फ्लाइंग किस देते हुए निकले राहुल गांधी। बता दें, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के बिहार में चल रही मतदाता अधिकार यात्रा का कल शनिवार आखिरी दिन था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस यात्रा में शामिल होने के लिए बिहार पहुंचे थे, लेकिन जैसे ये यात्रा आरा पहुंची, सड़कों पर जमकर हंगामा शुरू हो गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। लोग उनके सामने ही प्रधानमंत्री मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। बिहार में राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा एक बार फिर चर्चा में आ गई दोस्तों। शनिवार को छपना यानी सारण जिले में यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने पीएम मोदी जिंदाबाद के नारे लगने लगे। इतना ही नहीं, कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए। दरअसल कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी जी को अपशब्द कहने पर भाजपा के कार्यकर्ता नाराज हैं। बिहार ही नहीं, समूचे देश में बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में शनिवार को जब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की मतदाता अधिकार यात्रा सारण पहुंची, तो उनको काले झंडे दिखाए गए। यात्रा में उनके साथ अखिलेश यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और महागठबंधन के अन्य प्रमुख नेता भी मौजूद थे। इसी बीच भीड़ में कुछ लोग नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। अंतिम खबर आपको बता दे, जहां 1 सितंबर से बदलने वाले हैं आपकी जेब से जुड़े अहम नियम दोस्तों। महीने की पहली तारीख को कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जिनका जुड़ाव सीधे आपकी जेब से होता है। हर महीने की पहली तारीख को सरकार की ओर से कुछ न कुछ बदलाव किया जाता है या फिर पुराने चेंजेस को ही दोहराया जाता है। इस बार भी आने वाले 1 सितंबर से कई सारे नियम बदलने वाले हैं जिनका असर आपकी जेब पर पड़ेगा। बता दें कि देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई आने वाली 1 तारीख से अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रही है। बैंक ने ऐलान कर दिया है कि उसके कुछ क्रेडिट कार्ड पर सितंबर से डिजिटल गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, मर्चेंट्स और सरकारी ट्रांजैक्शन करने पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं दिया जाएगा। इसका सीधा असर क्रेडिट कार्ड धारकों पर देखने को मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, चांदी की हॉलमार्किंग को लेकर भी नियम लागू होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही चांदी के गहनों की शुद्धता को लेकर महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है। इसके तहत 1 सितंबर 2025 से सिल्वर ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग का नया नियम लागू हो सकता है। शुरू में यह नियम वॉलेंट्री होगा, यानी ग्राहकों को हॉलमार्क वाली या बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी खरीदने का विकल्प मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी नियम होगा। हर महीने की तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम रिवाइज किए जाते हैं। किसी महीने उनके दाम बढ़ जाते तो किसी महीने दाम स्थिर रहते हैं और किसी महीने दाम कम भी हो जाते हैं। इस बार भी 1 सितंबर 2025 को एलपीजी सिलेंडर के दामों में बदलाव देखने को मिल सकता है। वहीं हर महीने की तरह सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में भी बदलाव हो सकता है। पिछले कुछ समय से इनके रेट फिक्स थे, लेकिन अब सितंबर 2025 में इनकी कीमतें फिर से बदल सकती हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस में बड़ा बदलाव होने वाला है। रजिस्टर्ड पोस्ट को अब स्पीड पोस्ट में मिला दिया जाएगा। ये नियम दोस्तों 1 सितंबर 2025 से लागू हो सकते हैं। मतलब अगर आप 1 सितंबर 2025 के बाद रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना चाहेंगे तो वो स्पीड पोस्ट के जरिए ही जाएगा। अब रजिस्टर्ड पोस्ट की अलग सर्विस नहीं रहेगी, सारी डाक स्पीड पोस्ट कैटेगरी में ही आ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी भी सारी बड़ी खबरें। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। कोई और सुझाव हो हमारे खबर को लेकर तो कमेंट में जरूर बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।